Okay, so we have some best practices for rational unified process. First one is it should be iterative development. Iterations पे काम होना चाहिए और हर iteration का end जो है वो एक कोई ना कोई working deliverable होना चाहिए। और स्टार्ट में ही आप अर्ली आइट्रेशन में ही जो हाईएस्ट जो रिस्क होंगे आप उनको आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। सेकेंड वन इज मैनेज रिक्वायरमेंट्स। अब आप मैनेज कैसे करेंगे रिक्वायरमेंट्स को? मैनेज करेंगे आप रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करेंगे, जो भी आपको रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी है, रिक्वायर्ड फीचर्स है, और जो जो कंस्ट्रेंट्स हैं मीन्स जो जो लिमिटेशंस हैं आप उनको भी प्रॉपर लिस्ट डाउन करेंगे। यहाँ पे आप यूज़ केसेस डायग्राम को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे इन ऑर्डर टू कैप्चर रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे यूज़ केसेस रिक्वायरमेंट्स आपके पास यूज़ होंगी एज अ रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल्स, ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड डिज़ाइन एंड सॉफ्टवेयर टेस्ट। और साथ साथ जो है आप क्या डिफाइन करे होंगे कि हम उस यूज़ केस डायग्राम को देखते हुए डिज़ाइन कैसे करेंगे और उसको टेस्ट कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें भी आप पहले से ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं माइंड में। They provide coherent and traceable threads through both the development and the delivered system. मीन्स अब आपने साथ साथ टेस्टिंग में डिफाइन कर दी कि हम इसको ऐसे टेस्ट करेंगे एंड इट शुड बी डिज़ाइन। सो उसको देखते हुए रिक्वायरमेंट गैदर करना आपके लिए क्या हो जाएगा और ज़्यादा आसान हो जाएगा और ट्रेसिबिलिटी आसान से हो जाएगी। ट्रेसिबिलिटी मीन्स ये कि आप साथ साथ चीज़ों को टेस्ट करते जा रहे हैं और ट्रेस करते जा रहे हैं कि आर दे इक्विवेलेंट टू डिफाइन और डिजाइड ऑब्जेक्टिव, जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव थे वो कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आप साथ साथ जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स ले रहे हैं वैसे वैसे ही आप उसका डिज़ाइन भी देंगे, यानी कि साथ साथ आपने सीक्वेंस डायग्राम बना दी, क्लास डायग्राम भी बना दी कि लेट से ये फीचर काम करने के लिए ये यूज़ केस होगा और साथ साथ ये क्लासेस बनेंगी। साथ साथ डिज़ाइन दिया और साथ साथ आपने टेस्ट केसेस भी डिफाइन कर दिया, इसको हम टेस्ट ऐसे करेंगे। तो उससे क्या होगा कि एक ट्रेसिबिलिटी भी आपके पास जनरेट हो रही होगी, जिस जो आपको डेवलपमेंट और डिलीवर्ड सिस्टम दोनों में हेल्प आउट कर रही होगी। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करने के लिए जो मेन हमारे पास जो टूल होगा यूज केस टूल, और उस यूज केस टूल को देखते हुए आप डिजाइन और टेस्टिंग के मैकेनिज्म भी डिफाइन करेंगे। ओके, सो व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ यूज केस? अच्छा, इससे पहले आपने कभी यूज केस डायग्राम का नाम सुना है? कभी देखिए कोई यूज केस डायग्राम कभी ड्रॉ की है? जी क्लास, हैव यू एवर ड्रॉ अ यूज केस डायग्राम? अच्छा, सुना है बस। अच्छा, यूएमएल डायग्राम्स बनाई है। ओके, ठीक है। तो यूएमएल डायग्राम, यूज केस डायग्राम बेसिकली क्या है? यूज केस डायग्राम हमारे पास कुछ सिंबल्स और एक्टर्स को डिफाइन करते हुए हम सिस्टम का बिहेवियर डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि हाउ सिस्टम विल बिहेव इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस एंड हु विल बी द एक्टर्स और यूजर्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक सिंबल होता है एक्टर का। ठीक है, एक्टर को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब एक्टर कैन बी एनी पर्सन इन्वॉल्व इन इंटरेक्शन। लेट्स अगर हम बात करें कि एक्टर्स, एक्टर हमारे पास ह्यूमन भी हो सकते हैं और नॉन ह्यूमन भी को भी हम एक्टर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होते हैं वो भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लेट से अगर मैं कह रही हूँ कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में आपका जो है वो एम्प्लॉय जो है वो एक एक्टर होगा, मैनेजर एक एक्टर होगा, उसके अलावा सीईओ भी एक एक्टर होगा। तो दीज आर द डिफरेंट रोल्स। और फिर हमारे पास नेक्स्ट होगा यूज केस। यूज केस क्या है? यूज केस इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ओवल विद द नेम ऑफ द यूज केस इनसाइड। यूज केस इज बेसिकली द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम विच आर प्रोवाइड बाय द सिस्टम, और जिसको यूजर से आप एक्टर से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेट से इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि एक एक्टर है जो कि रजिस्ट्रेशन क्लर्क है, मीन जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है यूजर्स की। ठीक है, और यूज केस हमारे पास क्या है? रजिस्टर फॉर कोर्स, मीन्स जो मेन कोर फंक्शनलिटी है। सो रजिस्ट्रेशन क्लर्क क्या करेगा?
कोर्स में रजिस्टर करेगा, किसी भी रजिस्टर यूजर को होने के लिए रजिस्ट्रेशन क्लर्क विल बी यूज फॉर रजिस्टरिंग द यूजर इनटू द कोर्स। ठीक है, जिस तरह हमारे जो है वो ऑफिस असिस्टेंट हेल्प आउट कर रहे थे, दीज आर द कोर्स आईडीज और ये आपके पास इतनी सीट्स अवेलेबल है, इस कोर्स में ये वाला स्टूडेंट जो है वो रजिस्टर हो सकता है। सो दीज आर द ह्यूमन टाइप ऑफ एक्टर। अच्छा, नॉन ह्यूमन कौन होंगे? नॉन ह्यूमन हमारे पास होंगे, लेट्स से एटीएम की अगर हम बात करें, एटीएम एप्लीकेशन। सो बैंक, जैसे एक बैंक की मैं एटीएम यूजर की बात करूँ, तो मैं तो एक यूजर हूँ, कस्टमर हूँ, तो एटीएम किसी भी एटीएम में गई, अब एटीएम को एक्सेस करने के लिए मेरे पास डिफरेंट जो है वो यूज केसेस होंगे। एंटर पिन, ठीक है, अगर इनवैलिड पिन होगा तो क्या होगी, अगर वैलिड पिन होगी तो आगे चला जाएगा, मुझे मेन्यू दिखाएगा, मेन्यू में मैं क्या क्या चीज़ें कर सकती हूँ, मैं विड्रॉ करवा सकती हूँ, मैं फंड ट्रांसफर कर सकती हूँ। तो दीज ऑल आर द यूज केसेस। अब इसमें इन्वॉल्व कौन सा एक और एक्टर होगा? बैंक, जो कि क्या है, नॉन ह्यूमन यूजर है। सो नॉन ह्यूमन यूजर भी आपके पास एक्टर हो सकते हैं। फर्दर मोर, अगर मैं अटेंडेंस की बात करूँ, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में से, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में एम्प्लॉय भी एक एक्टर होगा, उसके अलावा और बहुत सारे हमारे पास एक्टर्स होंगे, ठीक है, मैनेजर्स हो गए एंड सो ऑन। ठीक है, अब वहाँ पे हमारे पास अटेंडेंस के लिए वी आर यूजिंग थंब इम्प्रेशन मशीन। तो वो जो थंब इम्प्रेशन मशीन है, वो आपके पास एक एक्टर होगी, जो कि हेल्प आउट कर रही है अटेंडेंस मार्क करने में आपको। वो कोई यूज केस तो नहीं है, लेकिन आपके उस यूज केस को अटेंडेंस एक टेकिंग एक यूज केस है, यानी कि एक फंक्शनैलिटी है कि अटेंडेंस कैसे मार्क होगी। लेकिन वो जो अटेंडेंस मार्क करने के लिए जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जो थर्ड पार्टी टूल यूज कर रहे हैं, वो आपके पास क्या होगा, एक नॉन ह्यूमन एक्टर होगा। तो मैंने कब कहा है कि ह्यूमन एक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा? मैंने कहा है एक्टर कैन बी ह्यूमन एंड कैन बी नॉन ह्यूमन एज वेल। मैंने ये थोड़ी कहा कि जब नॉन ह्यूमन होगा तो ह्यूमन नहीं हो सकता। एक्टर कैन बी, एक्टर की दो क्लासिफिकेशन है, एक्टर ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है और एक्टर नॉन ह्यूमन भी हो सकता है, और दोनों एक साथ भी जो है वो यूज केस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एंड वी शुड हैव कनेक्टिंग लाइन बिटवीन यूज केसेस एंड यूजर, जो हमारे पास एक्टर है। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर्स। ओके, जो हमारे पास नेक्स्ट जो बेस्ट प्रैक्टिस है, दैट इज कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर्स। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर मींस कंपोनेंट रिप्रेजेंट सब सिस्टम व्हिच फुलफिल्स अ क्लियर फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आर्किटेक्चर डिफाइन करने के लिए आपने अपने सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स बना दिए। कंपोनेंट्स क्या होंगे? डिफरेंट फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हुए आपने सिस्टम के अंदर ही, मेन सिस्टम के अंदर ही सब सिस्टम्स बना दिए। जैसे कि अगर हम मैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रही हूँ, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का जो एक सब सिस्टम होगा, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसमें लॉग इन, साइन अप, रजिस्ट्रेशन, सारी चीज़ें आ गई। उसका एक सब सिस्टम होगा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का ही, अटेंडेंस। ठीक है, अब उस अटेंडेंस में हम किस तरीके से स्टूडेंट की अटेंडेंस ले रहे हैं, मैनुअली हो रही है बाय नेम कॉलिंग, या स्टूडेंट की आईडी कार्ड के थ्रू हो रहा है, क्यूआर कोड के थ्रू हो रहा है, डिफरेंट मैकेनिज्म में। ठीक है, एक सब सिस्टम ये हो गया, मतलब एक ही सिस्टम के अंदर जो आपके पास मल्टीपल, आपने एक अपने सिस्टम को मल्टीपल सब सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया। फिर हमारे पास एक जो है वो सब सिस्टम हो गया कोर्स का। अब कोर्स के अंदर भी मैंने फर्दर सब सिस्टम डिफाइन कर दिए, असाइनमेंट, क्विजेज, ठीक है, ये सारी चीजें, प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद हमारे पास और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मार्क्स, ग्रेडिंग, एक सब सिस्टम हो गया ग्रेडिंग। ठीक है, तो मैंने अपनी एप्लीकेशन को स्मॉल सब सिस्टम्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, और उनको हम आइसोलेशन में भी काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, जैसे वाटरफॉल में हम देखा था कि पूरा प्रोजेक्ट एक साथ काम, सारी रिक्वायरमेंट एक साथ, पूरा प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट एक साथ। ठीक है, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे
हमने अलग अलग कंपोनेंट्स बना दिए और हम इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली आइसोलेशन में उन कंपोनेंट्स पे काम कर रहे हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको हम लिंक करते चले जाएंगे. RUP provides a systematic approach to defining an architecture using new and existing components. यहाँ पे भी आपके पास क्या एडवांटेज है कि आप जो चीज़ स्क्रैच से बनानी है, जो चीज़ पहले से नहीं बनी हो उसको आप स्क्रैच से बनाएं और फिर अब वो यूज़ होगी नेक्स्ट टाइप, इस टाइप की जब एप्लीकेशन आएगी उसके लिए आप रीयूज़ कर सकते हैं. और जो जो चीज़ें एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स हैं, जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं उनको आप मॉडिफाई करके रीयूज़ कर सकते हैं. एंड कंपोनेंट्स कैन बी परचेज एज वेल. अगर आपने कोई एक कंपोनेंट है जैसे अटेंडेंस का मॉड्यूल है, ठीक है, तो आप उसको एज अ थर्ड पार्टी टूल भी परचेज करके अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो हमने पढ़ा था ना कॉन्फ़िगरेबल कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं आप अपने. सो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपने स्क्रैच से बना ली, कुछ चीज़ें आपने अपने पास से ही रीयूज़ कर ली और कोई एक और कंपोनेंट ऐसा है जैसे आपने कोई थर्ड पार्टी टूल ले लिया, कोई एपीआई ले ली जो ऑलरेडी बनी हुई है और या आपने मार्केट से परचेज कर लिया. सो आप चीज़ों को कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे यूनिफाइड प्रोसेस में कर सकते हैं. विजुअली मॉडल सॉफ्टवेयर विजुअलाइजेशन होगी यहाँ पे. डिफरेंट यूएमएल डायग्राम्स यूज करते हुए आप सिस्टम का स्ट्रक्चर और बिहेवियर बता सकते हैं. सो यू कैन यूज डिफरेंट यूएमएल डायग्राम्स. विजुअल एब्स्ट्रैक्शन हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर. जो आप विजुअली एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, विजुअली एब्स्ट्रैक्शन के बनने के से पहले ही आप चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, वो आपको हेल्प आउट कर रहे होंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स की अंडरस्टैंडिंग में. ठीक है. और वर्क एज अ टेम्पलेट फॉर सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन. और जो चीज़ आपने लेट से ईआर डायग्राम है, क्लास डायग्राम है, ये विजुअली मॉडलाइजिंग किया आपने सिस्टम की. तो जब आपने विजुअली मॉडलिंग किया सिस्टम की तो उसको देखकर कंस्ट्रक्शन करना, कोड करना आसान हो जाएगा. चेंज कंट्रोल मैनेजमेंट. चेंज कंट्रोल मैनेजमेंट में हमने अभी देखा था. चेंज कंट्रोल मैनेजमेंट क्या है कि हमने स्टार्ट से हम देख रहे हैं क्या क्या चेंजेस आई हैं आइटरेटिव डेवलपमेंट में, उसको कंट्रोल कर रहे हैं. कोई नई चेंज रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको पूरा एक बोर्ड के थ्रू अप्रूव करवा रहे हैं कि अदर वो हो सकती है, नहीं हो सकती. बोर्ड अगर अप्रूव करेगा तो आगे चल जाएगी, अप्रूव नहीं करेगा तो डिस्कार्ड हो जाएगी. बट उसका भी आप डॉक्यूमेंट रखेंगे कि ये चेंजेस आई, रिक्वेस्ट आई थी, बट ये हमने इसलिए ऑप्ट नहीं की क्योंकि इसको ऑप्ट करने से हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है. तो वो सारी चीज़ें आप कस्टमर से कम्युनिकेट भी करेंगे और उसको डॉक्यूमेंट भी करेंगे ताकि आपके पास हर चीज़ प्रूफ में मौजूद हो. The process describes how to control, track and monitor changes to enable successful iterative development. Iterative development के अंदर रहते हुए कोई भी चेंज अगर कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहा है तो उस चेंज को कैसे कंट्रोल करना है, अगर ऑप्ट करना है, नहीं करना, ऑप्ट करने के बाद थ्रू आउट ट्रैक करना, स्टार्ट में क्या चीज़ें थी, अब हमने कितना उस चेंज पे काम किया है, एंड देन उसको थ्रू आउट मॉनिटर भी करना कि जो चेंजेस रिक्वेस्ट की थी कस्टमर ने, वो चेंजेस जो हमने अप्रूव कर दी थी कि हाँ हम करेंगे, वो चेंजेस हम ला भी रहे हैं या नहीं ला रहे. Establish secure workspace for developers by isolating it from change. Identify build management. ठीक है, यहाँ पे आप डिफरेंट वर्जन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं कि स्टार्ट पे क्या था और अब तक कितनी ज़्यादा चीज़ें चेंज आ चुकी हैं. ठीक है, ये हमारे पास प्रोसेस ओवरव्यू है. प्रोसेस ओवरव्यू क्या है? वी हैव डिफरेंट आइट्रेशंस. ये हमारे पास स्टार्ट की आइट्रेशन है जिसमें हम क्या कर रहे होंगे, बिजनेस मॉडलिंग रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगी. ठीक है, क्योंकि अभी फर्स्ट फेज है, इन्वेस्टिगेशन फेज है. तो यहाँ पे हम मॉडलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू और रिक्वायरमेंट्स पे काम बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है, फिर हमारे पास जब नेक्स्ट आइट्रेशन होगी तो वहाँ पे हमारे पास अब क्योंकि बिजनेस मॉडलिंग और रिक्वायरमेंट ज़्यादातर हो चुकी होगी, उसी को देखकर फिर हम एनालिसिस और डिज़ाइन पे काम ज़्यादा होगा नेक्स्ट सेट ऑफ आइट्रेशन पे. एंड देन फिर उसको देख के हम साथ साथ इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे और फिर जब टेस्ट कर रहे होंगे तो हो सकता है रिक्वायरमेंट में कुछ भी चेंज आए थोड़ा सा, एंड देन एनालिसिस और डिज़ाइन पे, और फिर यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा. तो जैसे जैसे हम आगे आगे आइट्रेशन में बढ़ते चले जाएंगे, फर्स्ट आइट्रेशन में कस्टमर से कम्युनिकेशन, यूज केस डायग्राम, बिजनेस मॉडलिंग ज़्यादा होगी. फिर नेक्स्ट आइट्रेशन पे आएंगे तो उसी को देखते हुए जो हमने रिक्वायरमेंट्स की हम उसको एनालिसिस और डिज़ाइन करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बढ़ते बढ़ते हम लास्ट स्टेज पे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर देंगे. कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंज मैनेजमेंट स्टार्ट में कम होगी, लेकिन जैसे जैसे आप
कोडिंग स्टार्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, तो वहाँ पे फिर आपके पास चेंजेस की रिक्वेस्ट ज़्यादा आएगी, कि फिर आपको वहाँ पे क्लाइंट कह रहा होगा, कस्टमर कह रहा होगा कि ये चीज़ भी चेंज करें, ये फीचर ऐसे चेंज कर दें, ये चीज़ यहाँ नहीं, इसमें ये होना चाहिए। तो फिर ये कंस्ट्रक्शन फेजेस में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस की रिक्वेस्ट आएगी। एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थ्रू आउट हर फेज में आप कर रहे होंगे। ठीक है, स्टार्ट में, एंड में, हर फेज में प्रोजेक्ट को आपको मैनेज करना होगा, कंट्रोल करना होगा, सुपरवाइज करना होगा। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई सवाल? ओके, सब क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, रिस्क जो है ना, रिस्क मैनेजमेंट, ये हमारे पास जो है वो एक अम्ब्रेला एक्टिविटी है। अम्ब्रेला एक्टिविटी मीन्स कि हम हर फेज पे, रिस्क तो कभी भी आ सकता है, तो हम हर फेज पे कर रहे होंगे, लेकिन स्टार्ट में हाईएस्ट प्रायोरिटी रिस्क, जिसका रिस्क ज़्यादा है, वो पहले आप यहाँ पे मिनिमाइज कर चुके होंगे। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट थ्रू आउट हर फेज में, आप हर आइट्रेशन में, हर फेज में कर रहे होंगे। और रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दीज ऑल आर द अम्ब्रेला एक्टिविटी। अम्ब्रेला एक्टिविटी मीन्स आप हर फेज में कर रहे होंगे, दैट आर नॉट लिमिट टू। अच्छा, अब जब रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग तो रिक्वायरमेंट फेज में ही होगी। इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त आप चेंज रिक्वायरमेंट्स तो ले सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट्स पे काम नहीं कर रहे होंगे। इसी तरह टेस्टिंग पे भी, जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे, कोड कर रहे होंगे, टेस्टिंग ज़्यादा होगी। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, आपकी टाइम मैनेजमेंट, उसके अलावा आपकी जो है वो कॉस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें, ये ऐसी एक्टिविटी हैं जो अम्ब्रेला एक्टिविटी हैं। अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं दैट आर नॉट लिमिट टू एनी स्पेसिफिक फेज। किसी भी फेज में करना ज़रूरी, क्योंकि रिस्क तो कभी भी कोई कहीं भी आ सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो थ्रू आउट आप हर फेज में कर रहे होंगे। लेकिन जब आप रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस यूज कर रहे हैं, तो बिजनेस मॉडलिंग एंड रिक्वायरमेंट, इस फेज के अंदर रहते हुए आप हाईएस्ट प्रायोरिटी रिस्क, जिसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर चुके होंगे। लेकिन थ्रू आउट हर फेज पे रिस्क मैनेजमेंट हो रही होगी रिलेटेड टू दैट फेज के। इस टेस्टिंग कोड कर रहे हैं, तो कोड से रिलेटेड क्या क्या हमारे पास लिस्ट हो सकते हैं, एदर वी आर फॉलोइंग अ सेम टेम्पलेट फॉर कोडिंग और नॉट। कमेंट्स के लिए सेम डिजायर जो है वो हम स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे। स्पेसेस देनी है तो कितनी करनी है, मेथड का नाम, नेमिंग कन्वेंशन क्या रखनी है अगर हर अब डिफरेंट डेवलपर्स काम कर रहे हैं, ताकि हमारे पास जो कंबाइंड वर्ड का है वो सेम हो। कोड अंडरस्टैंडिंग है नहीं है, तो रिस्क एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी भी फेज में आ सकती है। सो रिस्क को आप हर फेज में अटेम्प्ट कर रहे होंगे, लेकिन स्टार्ट के फेजेस में जो हाईएस्ट रिस्क होगा वो पहले से ही आप उस पर फोकस करके उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन थ्रू आउट रिस्क मैनेजमेंट हर फेज में हो रही होगी। जी क्लियर हो गया वसीम? ओके, ठीक है। इंसेप्शन फेज, अब वो हम फेजेस देख रहे हैं यूनिफाइड प्रोसेस के। जो हमने सबसे पहले इंसेप्शन फेज देखा था, कस्टमर से कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग। ठीक है, इंसेप्शन फेज में हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले प्रोजेक्ट का विजन स्कोप डिफाइन करेंगे। ठीक है, कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, इन क्या क्या चीज़ें रखनी है, और क्या क्या चीज़ें जो प्रोजेक्ट में नहीं होंगी, और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम करेंगे। सो वो आप एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते हैं। आइडेंटिफाई एक्टर्स एंड डेवलप इनिशियल यूज केस, यहाँ पे हम एक्टर डेवलप करेंगे और इनिशियल यूज केसेस डिफाइन करेंगे, जो कि 20 to 30% हमारे पास कंप्लीशन होगी। क्रेडिबिलिटी ऑफ एस्टिमेट्स एंड डेवलपमेंट प्रोसेसेस एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस्टिमेट्स वगैरह लगाएंगे, प्लानिंग करेंगे। ठीक है, कि कब कौन सा काम कब हो सकता है, कौन सा फीचर कितने टाइम में डिलीवर हो सकता है, तो सारी एस्टिमेशन हम करेंगे। एंड डेवलपमेंट प्रोसेसेस एस्टेब्लिश, और हम एक प्रोसेस डिफाइन कर देंगे कि ये जो हमने डिफरेंट यूज केसेस बनाए हैं, इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ हमारे पास प्लानिंग में आ जाएगी। डेवलप लाइफ साइकिल ऑब्जेक्टिव एज माइलस्टोन,
और आपने क्या कर दिया, आपने ऑब्जेक्टिव्स बता दिए कि हम आइट्रेशन 1 में क्या करेंगे, 2 में, ईच एंड एवरी आपने माइलस्टोन टास्क बता दिए। माइलस्टोन्स आर बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो हम सेट कर रहे होते हैं, ठीक है। मेन गोल तक पहुंचने के लिए आप, गुड अप्रोच ये नहीं है कि आप एकदम से छलांग लगा के मेन गोल पे पहुंच जाए, ठीक है। मेन गोल तक पहुंचने तक यू हैव डिफरेंट स्मॉल सेट ऑफ माइलस्टोन्स, कि हम पहले कुछ स्टेप्स लेंगे तो माइलस्टोन 1 अचीव हो जाएगा। ऐसे ऐसे स्टेप जो हमें, जो हमारा मेन टारगेट है उसके करीब लेके जाता रहे। इलेबोरेशन फेज में क्या होगा, इलेबोरेशन में हम ये कर रहे होंगे, ट्रांजिशन फ्रॉम अ लो रिस्क ऑपरेशन टू अ हाई कॉस्ट हाई रिस्क ऑपरेशन विद सब्सटेंशियल इनर्शिया। यहाँ पे अब हम रिस्क पे फोकस करते हुए जो हमारे पास हाई लेवल रिस्क होगी उस पर फोकस कर रहे होंगे। एनालाइज द प्रॉब्लम डोमेन एंड एस्टेब्लिश सॉलिड आर्किटेक्चरल फाउंडेशन। यहाँ पे हमने जो इंसेप्शन फेज में रिक्वायरमेंट्स ली हैं यूज केसेस के फॉर्म में, उसकी बेसिस में हम अपनी प्रॉब्लम डोमेन को एनालाइज करेंगे और सॉलिड जो है वो आर्किटेक्चर अपने सिस्टम का डिज़ाइन करेंगे। और यहाँ पे जो हमने इनिशियल फेज पे यूज केसेस लिए थे 20 to 30%, उसको मॉडिफाई करके हम कहाँ तक ले जाएंगे, 80% तक। तो हमारा जो यूज केस मॉडल है वो 80% कंप्लीट हो जाएगा। मीन जब हम चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, तो एनालाइज करने के बाद हम और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे अपना जो इनिशियल हमने यूज केस डायग्राम दी थी, और चीज़ें ऐड ऑन करते चले जाएंगे और डिटेल होता चला जाएगा। प्रोवाइड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन कंपोनेंट डायग्राम। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर भी बनाएंगे और एक पूरा कंपोनेंट डायग्राम। कंपोनेंट में जो मैंने आपको बताया था कि सब सिस्टम में अपनी एप्लीकेशन को ब्रेक करते हैं, उन सारे सब सिस्टम्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, उन सारे सब सिस्टम्स को कंबाइन करके हम उसका रिजल्ट बता देंगे। लेट से फीचर सब सिस्टम 1 ये है, सब सिस्टम 2 ये है, तो कंपोनेंट डायग्राम बना रहे होंगे जो डिफरेंट फीचर्स और सब सिस्टम्स ऑफ सिस्टम डिटरमाइन कर रहा होगा। ये सारी डायग्राम्स हम आगे जाके वन बाय वन देखेंगे कि कैसे डिजाइन होती हैं। कंस्ट्रक्शन फेज में क्या हो रहा होगा, जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, एप्लीकेशन फीचर्स हैं, उनको हम डेवलप करेंगे, कोड करेंगे और साथ साथ इंटीग्रेट करते चले जाएंगे अपने प्रोडक्ट में। और साथ साथ टेस्टिंग भी कर रहे होंगे, और यहाँ पे हम यूजर मैनुअल्स भी जनरेट कर रहे होंगे, जिस जो पूरी गाइडेंस होगी ये कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। ट्रांजिशन फेज क्या होगा, रिलीज द प्रोडक्ट टू लिमिटेड यूजर कम्युनिटी फॉर ईयरली फीडबैक। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि जो हमने कोड किया उस कोड को एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में लाकर हम कुछ क्लास ऑफ कस्टमर के हैंड ओवर कर देंगे सो दैट दे कैन यूज इट, और वो अपना फीडबैक दें ताकि जो एरर्स हैं वो बीटा टेस्टिंग के फॉर्म में भी डिटरमाइन हो सकें। जो एरर्स आइडेंटिफाई होंगे वो हमें रिपोर्ट करेंगे, फिर हम उस चीज़ को करेक्ट करके दोबारा उनको दोबारा फीडबैक नहीं है जब तक वो सेटिस्फाई और वो सारे एरर्स और बग्स रिमूव नहीं हो जाते। बीटा टेस्टिंग अगेंस्ट यूजर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो हमारे पास ये बीटा टेस्टिंग हो गई। अल्फा टेस्टिंग क्या होती है कि हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर ही सॉफ्टवेयर डेवलपर खुद अपने क्यूए टीम के साथ बैठ के सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे होते हैं। बीटा टेस्टिंग क्या होती है, हमारे पास आपने अपने सॉफ्टवेयर को जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जहां बना है वहां जब टेस्ट कर रहे हैं तो वो अल्फा टेस्टिंग है। बीटा टेस्टिंग ये है कि आपने उस ऐप को जहां उसने एक्चुअल चलना है यानी कि कस्टमर के ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में रख दिया है, और उन यूजर से ही कह रहे हैं कि आप यूज करें, और यूज करने के बाद टेस्ट करने के बाद हमें बताएं कि कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो उसमें आप यूजर एक्सपेक्टेशंस को चेक कर रहे होते हैं कि अदर यूजर की जो एक्सपेक्टेशंस है वो अचीव हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही। यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ स्टेबलनेस। बीटा टेस्टिंग के बाद आपने कुछ जो बग्स आए उनको आपने मॉडिफाई किया, करेक्ट किया, और उसके बाद फिर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए आपने वो चीज़ फॉलो कर दी। मीन जब आपने यूजर की कम्युनिटी को बढ़ा दिया, पहले 4-5 यूजर्स यूज कर रहे थे, अब आपने उस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता लॉन्च करना शुरू कर दिया, नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज होते चले गए। यूजर्स एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, अब आप ये चेक करें कि आपकी एप्लीकेशन यूजर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद आप सॉफ्टवेयर को मार्केटिंग और सेल्स टीम के को फॉरवर्ड कर देंगे सो दैट वो उसकी मार्केटिंग करें और सोल्ड हो सके। प्रोडक्ट रिलीजेज एज माइलस्टोन, और आप प्रोडक्ट को रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे एज अ माइलस्टोन। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन फेज हो गया।
हाँ जी, मीटिंग एंड होती है तो फिर हम ब्रेक पे जाते हैं। मेरे ख्याल में 10 मिनट्स ही रह गए। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। 4 एलिमेंट्स हैं हमारे पास एंड व्हाट आर दीज 4 एलिमेंट्स? हु, व्हाट, हाउ एंड व्हेन। कौन, क्या, कैसे और कब, ठीक है। जो 4 एलिमेंट्स हैं, वर्कर्स हु, यानी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो हु रिप्रेजेंट कर रही होंगी, कौन क्या काम कर रहा है। एक्टिविटीज हाउ, कोई भी काम हमने कैसे करना है, किसी भी काम को करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज हमने फॉलो करनी है। आर्टिफैक्ट्स व्हाट, एट द एंड जनरेट क्या होगा, वर्किंग प्रोडक्ट क्या होगी। वर्क फ्लोज व्हेन, फ्लो ऑफ वर्क, कब कहाँ कैसे क्या काम करना है। तो इस तरीके से हम ये 4 एलिमेंट्स हैं जो स्ट्रक्चर बता रहे होते हैं हमारे प्रोसेस का, हु, हाउ, व्हाट एंड व्हेन, ठीक है। इसके हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं, ठीक है। यूज केस रियलाइजेशन, यानी कि आपने एक यूज केस बनाया, लेट से एटीएम ट्रांजैक्शन का, तो आपके पास एक यूज केस है। जब आप उस यूज केस को रियलाइज करेंगे, मीन्स उसको प्रॉपर डिफाइन करेंगे, सो वो एक आर्टिफैक्ट होगा, यानी कि एक वर्किंग प्रोडक्ट के एंड रिजल्ट बनेगा क्या। और उसको जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? आपके डिजाइनर, जो कि आपके वर्कर होंगे। हु, हु वाला क्वेश्चन। एक्टिविटीज, यूज केस एनालिसिस, यूज केस एनालिसिस, आपको क्या करना पड़ेगा, यूज केस जो आपने बनाए हैं इनिशियल, उसको एनालाइज करेंगे, वो कौन, उसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होगी कि कब हमें क्या क्या काम करना है। सो दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस, ठीक है। वर्कर, वी हैव डिफरेंट रिसोर्सेज, ठीक है, और उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि वो क्या क्या करेंगे। वर्क डिजाइनर, यूज केस ऑथर, यूज केस डिजाइनर, डिजाइन रिव्यू एंड आर्किटेक्ट। एक्टिविटीज क्या है, डिजाइनर ऑब्जेक्ट डिजाइन, यूज केस ऑथर डिटेल है यूज केस, यानी कि जो यूज केस जनरेट किया उसकी डिटेल मेंटेन करेगा। यूज केस डिजाइनर यूज केस को डिजाइन करेगा। डिजाइन रिव्यू, जो आपने डिजाइन बनाया उसको रिव्यू करेगा। एंड आर्किटेक्ट क्या करेगा, आर्किटेक्चर एनालिसिस, आर्किटेक्चरल डिजाइन, यानी कि जो आपने आर्किटेक्चर है उसके पहले एनालिसिस होंगे और फिर उसके बाद आर्किटेक्चर डिजाइन होगा। सो दीज आर द डिफरेंट रोल्स एंड डिफरेंट एक्टिविटीज। आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट क्या होगा? An artifact is a piece of information that is produced, modified or used via process. So artifact हमारे पास क्या है, कोई भी ऐसी चीज, वर्किंग प्रोडक्ट जिसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी को फिर मॉडि, यानी कि हमने कस्टमर को दे दी, कस्टमर ने उसमें चेंजेस करने को कहा तो उसको मॉडिफाई किया, और प्रोसेस को यूज करते हुए हमने किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट किया, जो भी एक वर्किंग डिलिवरेबल है, दैट इज एन आर्टिफैक्ट। Artifacts are used as input by workers to perform an activity, ठीक है। आपके पास जो है वर्क को कैसे करे होंगे आर्टिफैक्ट, बाय वर्कर्स, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। a model such as the use case model or the design model, ठीक है। अब लेट से मुझे डिजाइन करना है, डिजाइन करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ यूज केसेस डायग्राम चाहिए होंगी, जो कि मेरे पास एक आर्टिफैक्ट होगा, जो एक मेरे पास फेस का रिजल्ट होगा, किसी एक्टिविटी का आउटकम होगा, और वो आउटकम मेरे लिए हेल्पफुल होगा नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए। सो डिजाइन रिक्वायरमेंट्स मैंने ले ली, अब यूज केस डायग्राम कर जनरेट करने के लिए मुझे पहले रिक्वायरमेंट चाहिए कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है। जाहिर सी बात है, रिक्वायरमेंट्स होंगी तभी मैं यूज केस डायग्राम डिजाइन करूंगी। नाउ यूज केस डायग्राम मैंने डिजाइन कर ली, अब मुझे अपनी एप्लीकेशन क्लास डायग्राम बनानी है, तो क्लास डायग्राम बनाने के लिए आई विल नीड अ यूज केस डायग्राम, जो कि एज एन आर्टिफैक्ट काम कर रही होगी। सो हर फेज का जो हमारे पास आउटपुट होगा, इट विल वर्क एज एन आर्टिफैक्ट फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए हमें प्रीवियस एक्टिविटी का कुछ आउटकम चाहिए होगा, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया यूज केस मॉडल और डिजाइन मॉडल। यहाँ तक क्लियर है? जी वसीम। मैम जो अभी आपने जो लास्ट चीज बताई आर्टिफैक्ट की, कि मतलब हम कोई भी फेज में हैं
उस फेज का जो आउटकम है वो नेक्स्ट फेज के लिए जो है वो आर्टिफैक्ट होगा। जी, ओके, इनपुट होगा नेक्स्ट ठीक फेज है। के लिए। ठीक है, वर्क फ्लो क्या है? सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज जिसमें हम बता रहे हैं कि कौन सी एक्टिविटी, जैसे मैं आपको कहूँ कि अगर हम वर्क फ्लो डिज़ाइन करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का यूनिफाइड प्रोसेस फॉलो करते हुए, तो उसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम हो सकता है इंटरव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट करें या वर्कशॉप रखें। अगर नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप वन टू वन इंटरव्यू नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने पहले यूज़र रिक्वायरमेंट्स ली, यूज़र रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट किया, उसके बाद हमने यूज़ केसेस डायग्राम ड्रॉ किए, उस यूज़ केस डायग्राम को देख के हमने उनको रियलाइज़ किया, मीन्स उसको डिफाइन किया यूज़ केसेस को प्रॉपरली। फिर उसके बाद हमने क्लास डायग्राम डिज़ाइन किया, हमने सिस्टम का डिज़ाइन दिया, आर्किटेक्चर डिफाइन किया, फिर हमने कोडिंग की। तो दीज आर द वर्क फ्लो कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ किस सीक्वेंस में परफॉर्म करेंगे। In UML terms, a workflow can expressed as a sequence diagram or collaboration diagram or an activity diagram, जिसमें आपने UML की टर्म्स में डिफाइन किया कि सबसे पहले हम सीक्वेंस डायग्राम बनाएंगे, फिर उस सीक्वेंस डायग्राम को देखकर हम कोलैबोरेशन डायग्राम बनाएंगे और फिर उसके बाद हम एक्टिविटी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। So a workflow is basically is a sequence of activities that produces a result of observable value. एक ऐसा वर्कफ्लो हमें ये बता रहा है कि वी हैव टू follow a set of activities in a sequential manner so that we can achieve an objective, और वो objective should be observable, means एक ऐसी चीज जो वर्केबल वर्किंग कंडीशन में हो। तो उस वर्क फ्लो को फॉलो करते हुए हमने एक कोई मॉड्यूल या कोई वर्किंग सॉफ्टवेयर वर्किंग एप्लीकेशन डिजाइन की। ठीक है, वर्क फ्लो की एग्जांपल क्या है हमारे पास? आर्किटेक्ट ने क्या किया? सबसे पहले मेरे पास आर्किटेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आर्किटेक्ट ने आर्किटेक्चर एनालिसिस किया। ठीक है, उसकी बेसिस पे नेक्स्ट फिर जो है जो उसने मॉड्यूल्स उसके पास आ रहे हैं उसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन दिया, और वही आर्किटेक्चरल डिज़ाइन डिज़ाइनर के लिए यूज़ केस एनालिसिस के लिए वर्कआउट कर रहा होगा। सो दीज आर द डिफरेंट वर्क फ्लोज फॉर डिफरेंट रोल्स, और वही वर्क फ्लोज जैसे ये एक है, ये आर्टिफैक्ट के तौर पे काम कर रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्चर एनालिसिस, अगेन आर्किटेक्चर एनालिसिस, डिस्क्राइब कंकरेंसी, कंकरेंसी कैसे आ सकती है? डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद फिर यही चीज़ें डिज़ाइनर यूज़ करेगा आर्किटेक्चर एनालिसिस को, यूज़ केस एनालिसिस, फिर उसकी बेसिस पे उसी को देखते हुए वो यूज़ केस डिज़ाइन जो है वो इम्प्लीमेंट कर देगा, जो कि यूज़ केस डिज़ाइन के लिए आर्टिफैक्ट क्या होगा? यूज़ केस एनालिसिस एंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, जो आपने आर्किटेक्चर बनाया है वो, और जो यूज़ केस डायग्राम के एनालिसिस किए हैं वो। फिर यही चीज़ हमारे पास हेल्प आउट कर रही होगी फर्दर नेक्स्ट डिज़ाइनर, ऑब्जेक्ट एनालिसिस। नेक्स्ट डिज़ाइनर क्या करोगा? जब हम कोडिंग फेज पे आ गए, ऑब्जेक्ट एनालिसिस, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, और फिर उन ऑब्जेक्ट का डिजाइन। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क फ्लो। कि हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ वर्क फ्लो क्या है? कोर इंजीनियरिंग वर्क फ्लोज। अच्छा, ये जो है ये फिर हम ऐसा करते हैं कि ब्रेक के बाद करते हैं। ठीक है, कि इंजीनियरिंग और हमारे पास जो है वो कोर इंजीनियरिंग वर्क फ्लोज कौन कौन से हैं और कोर सपोर्टिंग वर्क फ्लो कौन कौन से हैं, फिर इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जाके देखेंगे। मीनवाइल आप लोग काइंडली अटेंड सेशन 1 की अटेंडेंस सेंड कर दें यहाँ पे अपने नेम एंड स्टूडेंट आईडी।
ओके, क्लास सबकी अटेंडेंस मार्क हो गई? ओके, जिसकी अटेंडेंस रह गई है काइंडली चैट पे सेंड कर दें। अच्छा जी, यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, कोई क्यूरी, कोई सवाल, कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आई हो? जी क्लास, वी हैव 4 मिनट्स। तो अगर कोई क्यूरी है, कोई कॉन्सेप्ट जो समझ नहीं आया हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप पूछ सकते हैं, सो दैट जैसी मीटिंग एंड हो फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे। ओके, लेक्चर्स वगैरह आपको सारे जो है वो अपलोडेड होते हैं आफ्टर क्लास। आपके एलएमएस में उसका लिंक शेयर है, तो आप वहां से उस लिंक को ओपन करके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहां से देख सकते हैं। और जो पीपीटी लेक्चर्स हैं वो भी अपलोडेड हैं। कोर्स आउटलाइन ईच एंड एवरीथिंग आपके एलएमएस पे अपलोडेड है। ठीक है, उसके अलावा प्रोजेक्ट प्रपोजल के भी मैंने आपको डेडलाइन दे दी है, और जो है एक असाइनमेंट भी आप लोगों को मिल चुका है। रिसर्च पेपर का जो है वो आपने समराइज करना है रिसर्च पेपर को। मैम एक रिक्वेस्ट ये है कि असाइनमेंट की काइंडली डेट बता दें, क्योंकि ये जो अभी वीकेंड था, मिस उसमें सारी क्लासेज है, 5 क्लासेज में से अटेंड करनी है, तो वीकेंड पर टाइम ही नहीं मिला। तो असाइनमेंट का टाइम कब है? असाइनमेंट में तो अभी है टाइम, थर्सडे तक सबमिट करवाना है आपने। मेरे को रेगुलर क्लासेज है ना, 2-2 क्लासेज है। हाँ तो बेटा, क्लास के बाद तो फ्री होते हो ना? एक हफ्ते का टाइम तो मैंने दिया हुआ था आपको, 1 वीक का टाइम इनफ है आई गेस। चलो ठीक। और प्रोजेक्ट का भी आपने प्रपोजल सबमिट करवाना है सैटरडे को। क्या मैंने डेट्स दी थी आपको? ग्रुप पे मैंने शेयर किया होंगे। 26 सितंबर है वो तो। एसआरएस सबमिशन है और 16 सितंबर को प्रपोजल सबमिशन है। मैम, जी। क्लास ऑफ करनी है अभी? ऑफ नहीं करी, मीटिंग एंड होगी तो ब्रेक पे जाएंगे, फिर ब्रेक के बाद मैं ग्रुप पे बता दूंगी कि कब दोबारा ज्वाइन करेंगे, आफ्टर 20 मिनट्स। ओके, ठीक है, तो मीटिंग हम एंड कर देते हैं यहाँ पे, ब्रेक पे जाते हैं, फिर ब्रेक के बाद दोबारा फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।